तो आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अध्याय 8 की धारा 149, जो बताता है आपका विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा के बारे में बताता है। तो इसमें हमको जानना है सबसे पहले कि सामान्य उद्देश्य क्या है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सामान्य आशय के संबंध में। सामान्य आशय जो धारा 34 में बताई गई है। तो सामान्य आशय के संबंध में क्या जाना था कि सामान्य आशय के क्या आवश्यक तत्व क्या होते हैं कि जब आपकी पूर्व नियोजित योजनाएं हो या प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, ठीक है, कि आपका मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हो और उस पूर्व मिलन के बाद आपने किसी चीज के आशय को लेकर दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब एक आशय को लेकर कार्य करने के लिए पहले मिलते हैं फिर उस कार्य को अंजाम देते हैं, चाहे वो कार्य में सफलता मिले या ना मिले, तो उनका वहां पे क्या होता है, सामान्य आशय होता है। लेकिन जब हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो सामान्य उद्देश्य दूसरी चीजें होती है कि सामान्य उद्देश्य में प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है। पहली बात तो जो सामान्य उद्देश्य की बात है अनुच्छेद जो धारा 149 के तहत, तो कुछ लोगों का समूह है उसमें आप शामिल हो गए। अब वो जो समूह पहले से किसी चीज को करने के लिए काम कर रहा है, उनका जो भी उद्देश्य को लेकर वो कार्य कर रहा है, उसमें आप शामिल हो जाते हो। तो यहाँ पे अगर आप कोई कार्य किए या नहीं किए, इससे कोई जब आप कार्य को करोगे तभी आप उसके लिए दायित्वहीन होगा, ऐसा नहीं। अगर आप उसमें शामिल हो जाते उस ग्रुप में तो आप क्या हो जाओगे, उसके लिए दोषी हो जाओगे अगर वो आपराधिक कार्य होगा। तो यही कहता है आपका विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य, कोई भी जो विधि विरुद्ध जमाव लगा है, ठीक है, कोई भी विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है तो उसमें जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी सदस्य जो उसमें शामिल हैं या उसमें बने हुए हैं या उसमें शामिल हो रहे हैं, तो वो क्या है कि वो विधि विरुद्ध जो जमाव लगा है वो क्या है, एक किसी ना किसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए वो अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, अर्थात सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कि एक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उनका कोई कार्य किया जाता है, और यदि वो विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा उस सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस विधि विरुद्ध कार्य के लिए वो क्या होंगे, वो अपराधी होंगे और उस अपराध के वे दोषी होंगे। तो ये आपका धारा 149 कहता है। तो अब इसको आगे देखते हैं। यदि विधि विरुद्ध जमाव के, ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव हमेशा कभी विधि विरुद्ध आएगा तो आपको याद रखना 141 कि किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के आशय के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर, अर्थात कि आपको एक उद्देश्य की प्राप्ति को करने के लिए में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभव जानते हैं थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है वह उसी अपराध का दोषी होगा। तो ये जो आपका धारा है, ये एक अपना जो धारा 149 है, ये एक विशिष्ट अपराध के बारे में बताता है कि जब विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य है और उसके उस जमाव के में शामिल होकर उसकी जो सामान्य उद्देश्य के लिए जो जमाव कार्य कर रहा है उसमें वह कार्य करता है, तो वह भी उनके लिए वो समान रूप से दोषी होगा। बल्कि उनके जगह जब सामान्य आशय के बारे में हमने पढ़ा था तो क्या देखा था कि सामान्य आशय में क्या है कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, कि जितने भी लोग हैं किसी कार्य को करने के लिए तो उनका पूर्व मिलन या पूर्व उनकी नियोजित योजना बनाना, बैठ के प्लान करना जरूरी होता है। लेकिन जब सामान्य उद्देश्य की बात करेंगे तो ये चीजें आपके लिए जरूरी नहीं होती है। कोई भी कार्य हो रहा है उसमें आप शामिल हो जाते हो तो वो क्या हो जाता है, सामान्य उद्देश्य हो जाता है। जैसे एक रैली निकल रही है, आपको लगा ये रैली क्या करने जा रही है, आपने पता किया कि ये रैली वहां पे जाके नारेबाजी करेगी या किसी चीज का विरोध करेगी, जो अभी तक विधि विरुद्ध नहीं था, आप उसमें शामिल हो गए। अब वो रैली आगे गई लेकिन आगे जाके क्या हो गई, वो विधि विरुद्ध कार्य करने लगी। कि जो रैली अभी तक क्या थी कि सरकार के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन क्या वो एकता अखंडता के खिलाफ नहीं थी, वो किसी आदेशिका के खिलाफ नहीं थी, यानी मतलब अर्थात कि वो रैली जो भी थी उसमें क्या है कि आपका कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक में क्या हुआ, वहां पे आपराधिक बल का प्रयोग होना शुरू हो गया या लोग कुछ गलत चीजों का प्रयोग करने लग गए, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि आप अगर उसमें शामिल हैं तो आपका भी कार्य उसमें क्या होगा कि आप भी उस रैली के एक सामान्य उद्देश्य के अग्रसर के लिए कार्य उसमें कर रहे हैं। बल्कि आपने वहां पे केवल आप शामिल हैं, आप जरूरी नहीं कि वहां पे आप भी उनके साथ मदद करें, आप भी चिल्लाए, आप भी कुछ पत्थरबाजी करें या जो चीज वो कर रहे हो उसको दोहराए, आप केवल उनके साथ चल रहे हो तब भी आप क्या होंगे, उसके लिए दोषी होंगे। लेकिन जब सामान्य आशय की बात है तो उसमें जब प्री मीटिंग ऑफ माइंड होती है
ठीक है, कि पूर्व नियोजित योजना बनती है तो उस योजना के अनुसार लोग कार्य करते हैं, कि जैसी जैसी योजनाएं बनाई गई थी तो उसमें उनका कोई ना कोई रोल होता है, उसके अनुसार वो काम करते हैं, तब उनका सामान्य आशय कहलाता है। और यहाँ का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में ये कार्य होता है। तो ये बोल रहे हैं कि यदि विधि विरुद्ध जमाव किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कि सामान्य उद्देश्य के को अग्रसर करने के लिए कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा कार्य किया जाता है या ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सामान्य सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभव जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य था उस अपराध का दोषी होगा। तो ये जो दूसरी लाइन है वो आपकी क्या कहती है कि यदि आप किसी जो विधि विरुद्ध जमाव उसमें शामिल हो गए, अब विधि विरुद्ध जमाव के जो लोग हैं वो क्या किए, उसमें से 5 लोग मिलकर पत्थरबाजी करने लगे। तो अब जो विधि विरुद्ध जमाव के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, तो उस पत्थरबाजी में प्रत्येक व्यक्ति दोषी होगा, बल्कि वो उस कार्य को किया हो या ना किया हो। केवल वो अगर उस जमाव के जो सामान्य उद्देश्य हैं उसमें वो संभावना जानते थे कि इसके कार्य को ऐसा करेंगे इन लोग, एक संभावना नजर आई थी, तो हर व्यक्ति उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का जो सदस्य है वह उस अपराध का दोषी होगा। यहां तक समझ आया? मैसेज करके बता सकते हो। फिर आगे देखते हैं कि आपका जो ये विधि विरुद्ध जमाव है ये आपका क्या है कि क्या यदि आपराधिक कृत्य विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो तो उनका दायित्व अभ्यारोपित व्यक्ति पर भी होगा, भले ही उसने वह कृत्य स्वयं ना किया हो, परंतु इस धारा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का आणविक दायित्व प्रतिनिधि दायित्व से भिन्न है। क्योंकि देखिए अब एक आपका शब्द सुनोगे प्रतिनिधि दायित्व, तो प्रतिनिधि दायित्व के तहत क्या होता है कि आप किसी के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं, जैसे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, मालिक जो आपका सेवक और स्वामी का जो संबंध होता है, सेवक स्वामी संबंध, तो जो स्वामी के जो आदेश होते हैं तो उसके तहत सेवक क्या उसके एजेंट के तौर पे कार्य करता है, और वो वही पर भाई किसी मालिक ने उसको अधिकार दे रखा है तो उसके प्रतिनिधि दायित्व में काम करता है। अब यहाँ पे अगर कोई जैसे सेवक कोई गलती करेगा तो उसका दोषी कौन होगा? मालिक भी होगा, क्योंकि उसने उसको पूरे दायित्व दे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो आपका क्या बात कर रहे थे प्रतिनिधि दायित्व के, तो प्रतिनिधि दायित्व में क्या होता है कि मालिक का सेवक संबंध होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका आणविक दायित्व होगा। आणविक दायित्व में क्या होगा कि आपका जो भी आपने उस ग्रुप में रह के या उस जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अगर उस विधि विरुद्ध जमाव में अगर आप शामिल ही हो गए तो आपका क्या वहां पे आणविक दायित्व उत्पन्न हो गया कि उनका जो भी कार्य है उसके लिए आप भी बराबर के भागीदारी होंगे या जिम्मेदार होंगे, तो यहाँ पे उनका आणविक दायित्व उत्पन्न होगा। तो देखिए हम देखते हैं कि 149 के अब इसके आवश्यक तत्वों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला तो आपका यह है कि विधि विरुद्ध जमाव की जो सामान्य उद्देश्य के अग्रसर के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां आपका सबसे पहले होगा कि वो पहली बात तो है विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए और उस विधि विरुद्ध का वह व्यक्ति सदस्य होगा। ये यहाँ जो पहली लाइन लिखी है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, तो ये पहला आपका क्या हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि किसी विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य का प्रवर्तन करते हुए जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया गया हो, तो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है। फिर आपका तीसरा है कि अपराध ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिसके बारे में जमाव के सदस्य जानते हो कि सामान्य उद्देश्य के प्रवर्तन में इसका किया जाना संभाव्य हो, तो उस उद्देश्य के अग्रसर में जो कार्य किया जा रहा है उसकी संभावना को जानने का बात इस सदस्यों के द्वारा होगी, तब आपका वहां पे क्या होगा, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। अब हम इसको कुछ केस लॉ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं
कि एक केस था आपका मुन्ना चंद बनाम असम राज्य का 2006 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य उद्देश्य सामान्य आशय से भिन्न होता है, अर्थात जो धारा 149 है, जो धारा 149 है वो धारा 34 से भिन्न है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य, और ये क्यों भिन्न है कि 34 में आपका सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आपका पहले पूर्व नियोजित योजना होती है, अर्थात यहाँ पे आपकी पहले से सहमति हो जाती है या कंसेंट आपका पहले से यहाँ पे हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आपने 149 में क्या देखा कि सहमति, पूर्व सहमति जैसी कोई बात यहाँ पे लागू नहीं होती है या उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं और एक एक मामला था कर्नाटका राज्य बनाम चिक्का होटप्पा। कर्नाटका राज्य बनाम चिक्का होटप्पा के मामला था, 2008 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 149 के अधीन विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक मामले में यह आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य सफल होना चाहिए या वह उद्देश्य कार्य रूप से परिणित हुआ हो। एक जमाव जो एकत्रित होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है, अवैध आशय आरंभ से ही हो सकता है तथा इंटेंशनली भी उत्पन्न हो सकता है या तत्काल भी उत्पन्न हो सकता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 149 में प्रयुक्त पदावली सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, जो यहाँ पे जो पदावली दी गई है सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, उसका अर्थ ये होगा कि उस उद्देश्य को प्राप्ति करने हेतु किया गया अपराध या कार्य। समझ आया? फिर आपका एक और मामला था बारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट का, जिसको हम लोग अनुच्छेद सॉरी धारा 34 में पढ़े थे कि बारेंद्र कुमार घोष बनाम जो सम्राट राज्य का मामला था एक 1924 का। तो ये मामला आपका सामान्य उद्देश्य का महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन इसके लिए जिसमें हम इसको ये सामान्य आशय का मामला है, ठीक है, लेकिन इसको सामान्य उद्देश्य में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें बताया गया था कि धारा 149 के अंतर्गत एक विशिष्ट अपराध का सृजन करता है और इसकी यह मान्यता है कि यदि 5 या अधिक व्यक्तियों ने किसी जमाव के द्वारा 141 में प्रगणित किसी सामान्य उद्देश्य के लिए स्वयं को संगठित किया है, तो उस दशा में उनमें से किसी भी सदस्य द्वारा उस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य को इस धारा के अधीन दोषी माना जाएगा। तो ये आपका बारेंद्र कुमार घोष का मामले में क्या बताया गया कि 34 की चीजें उन्होंने बताई थी कि 34 में आपको पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए, पूर्व मस्तिष्क का मिलन होना चाहिए, उसके लिए आप लोगों की भी सहमति होनी चाहिए। लेकिन जब धारा 149 की बात करेंगे तो 149 में आपका सर्वप्रथम की चीजें हैं कि इसमें आपका सबसे पहले तो धारा 141 लागू होगा और 141 में आपका क्या बताया गया है, 5 या 5 से अधिक लोग प्लस उसमें जो आपके 5 आधार बताए गए हैं, जिन आधारों के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का जमाव कर रहे हैं जो विधि विरुद्ध होगा। तो 149 में आपके 141 की चीजें तत्वों को शामिल किया जाएगा और उसके द्वारा एक सामान्य उद्देश्य के प्राप्ति के लिए एक कोई अपराध कारित किया जाएगा। फिर एक मामला था आपका महाराष्ट्र राज्य बनाम कारीराव एवं अन्य। ये आपका 2003 का मामला है, महाराष्ट्र राज्य बनाम कारीराव एवं अन्य। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने विनिश्चित किया कि जो धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 है उसमें जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, आपका जो ये शब्द है सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में ये जो शब्दावली दी गई है इसका वास्तविक अर्थ या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट का वास्तविक अर्थ होता है कि सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य, अर्थात कि उन सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में की बात को इंटरप्रेट किया गया कोर्ट के द्वारा, बोला गया कि सामान्य उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्टों को पूरा करने के लिए आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, कि इस उद्देश्य आपका उद्देश्य सरकार की गतिविधियों को खत्म करना, तो उसके लिए वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप एक क्या है उद्देश्य का निर्माण करते हैं।
तो यहाँ जो उद्देश्य का जो तात्पर्य यहाँ पे बताया गया उसका मतलब होता है परियोजना या परिकल्पना। अर्थात कि आपको कोई कार्य करना है तो उस कार्य की जो आप परिकल्पना करेंगे तो वह आपका हो जाएगा उद्देश्य। इसे सामान्य बनाने के उद्देश्य से उसमें सभी के द्वारा भाग लिया जाना चाहिए, प्रत्यक्ष कार्य किए जाने का सबूत आवश्यक नहीं है। और जो इसमें सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में जो शब्दावली दी गई इसके लिए क्या है कि आपके पास एक उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य के लिए या उस परियोजना के लिए आप कार्य करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप उसमें पूरी तरह से भाग ले, अर्थात आप केवल वो गतिविधियां चल रही है उसमें अगर आप शामिल हो जाते हैं तो क्या होगा, आपका आपको माना जाएगा कि आप उसमें मौजूद थे और उसमें आपका कार्य किया जाना आवश्यक नहीं। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे क्लासेस, जैसे कोई भी क्लास चल रही है उस क्लास को आप अटेंड किए तो जो सामने जो टीचर होगा वो तो जानता है ना कि मैंने पढ़ा दिया और बच्चों की तरफ से कोई डाउट नहीं आया, मतलब सब कुछ अगर उस क्लास में अगर 80 स्टूडेंट है तो सबको बराबर रूप से समझ आ चुका है। तो यहाँ पे वो सारी चीजों का क्या है, उनका सामान्य उद्देश्य है। अगर वहां पे अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा बीच में खड़े होके कि मुझे समझ नहीं आया सर या वो सो गया, तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा अगर उसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि मैंने सर नहीं समझा है तो टीचर को नहीं समझ आएगा कि ये चीज इसको क्लियर नहीं हुई है, तो उसको जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक उसको तो टीचर को नहीं समझ आएगा। इसलिए ऐसा है कि अगर सब लोगों की सहमति, मौन सहमति भी होगी और वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते तब भी ये माना जाएगा कि सबको समझ आ चुका है। अर्थात यहाँ पे जो ऐसा ही कार्य है कि अगर आप रैली में शामिल होते हो और आपका कोई कार्य, आपने कोई कार्य नहीं किया लेकिन जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें आपकी बस वहां पे शामिल हो, तब ऐसा माना जाएगा कि आप उसमें भागी होगे। समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है अभी एक बार। आ गया सर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आपको कल तो मैंने इसका जो क्या थर्ड वाला जो लाइन है सर, इसमें जो तीसरा वाला जो लाइन है कि जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य क्या उद्देश्य का अग्रसर करने के संभव जाते थे, इसका मतलब समझना है सर। वो अग्रसर करने में संभव्य ठीक जानते थे। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पहला वाला लाइन आपको समझ आ चुका होगा कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है। अब जी देखिए सर। इसी में यह है कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, लेकिन आगे की जो लाइन लिखी कि जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभव जानते थे। कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि एक रैली चल रही है या एक जनसमूह चल रहा है, जो जमाव है वो है खड़ा हुआ है या जमाव चल रहा है किसी चीज को लेकर या कोई कार्य कर रहा है। अब आपको पता है कि इस जमाव का उद्देश्य क्या है, जो विधि विरुद्ध ही होगा, कॉमन सी बात है क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव है तो। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अगर कोई भी एक स्टेप उठाएगी तो इसके पीछे की संभावना है कि यह नुकसान होगा। अर्थात ऐसा है कि यहाँ पे जो कोई ऐसा अपराध किया जाना की बात कह रहा है या यहाँ पे करने में अपराध किया जाना बताता है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि उस संभावना को जान रहा है कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है कि उस कार्य की संभावना क्या होगी, बाद में बढ़कर वो अपराध के स्वरूप में बदल जाएगी, उसको बताता है। जी सर, थैंक यू सर, समझ आ कि गया। अपराध ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिसके बारे में जमाव के सदस्य को यह जानते हुए कि सामान्य उद्देश्य के प्रवर्तन में उसका किया जाना संभव है। ठीक है, पहले तो बता रहे कार्य होगा, दूसरे में बता रहा आपका संभावना भी हो सकती है। ठीक, अब देखते हैं ये आपका 150। तो धारा 150 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौन अनुकूलता। तो ये क्या है आपका विधि विरुद्ध जमाव, भूलना मत, 141 की सारी चीजें इसमें लागू होगी। में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए मौनानुकूलता। ठीक है, तो ये क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव में शामिल करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना, अर्थात किसी को किराए पर लेना, या कि भाड़े पर लेने के प्रति उनकी मौनानुकूलता। कि अभी आपको बोले कि आप इसमें शामिल होगे अपन, तो बोले हाँ, मतलब हाँ या ना कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, अपनी अनुमति मौन अनुकूल दी। ठीक है, तो उसी के बारे में यह धारा आपकी कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव में कोई भी व्यक्ति जो भाड़े में अर्थात
किराए देकर शामिल हो जाए या किराए लेकर शामिल हो जाए। ठीक है, तो जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा, या भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का सम परिवर्तन करेगा या उसके प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा मानो वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसे अपराध उसने स्वयं ही किया था। तो यहाँ पे क्या है कि यदि कोई व्यक्ति को आप भाड़े पर लेकर कोई कार्य कराते विधि विरुद्ध जमाव, तो उसको क्या है, वह भी उसी के बराबर लायबल होगा जैसे वो स्वयं ही अपने आप से उसमें शामिल हुआ था और उसका वह सदस्य के तौर पे गिना जाएगा। अब वो कैसे हो सकता है भाड़े पर लेने वाली चीजें, कि आप उसको भाड़े पर लेंगे पहला, दूसरा उसको वचनबद्ध करेंगे कि अरे यार आपको मैं आपसे वचन ले लिया कि आपको इसमें शामिल होना है, बल्कि वो बाद में जमाव जो विधि विरुद्ध हो जाए। उसको नियोजित करेगा अर्थात उसको रखेगा कि आपको यही कार्य करना है, इसी प्रकार की चीजों को चलाना है, या उसको भाड़े पर किए जाने का वचनबद्ध किया जाएगा कि वो उसको वचनबद्ध कर लेगा कि अगर इसमें शामिल हो जाओगे तो मैं आपको इस प्रकार की धनराशि दूंगा, या नियोजित कराने का परिवर्तन करेगा। ठीक है, या उसके प्रति मौनानुकूल बना रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है या आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आपको इसमें शामिल होना है और आप उसके लिए मना नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये है आप मना नहीं करते और उसमें शामिल होने की, तो आप मौनानुकूल हो उसके लिए। ठीक है, वहां ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण, तो ऊपर की जो भी चीजें हैं अगर भाड़े पर लेते हैं या वचनबद्ध करते हैं, चाहे उसको नियोजित करने के उद्देश्य से या उसको क्या है संपरिवर्तन करने के उद्देश्य से, तो उस नियोजन के अनुसरण में जो भी वो भर्ती की गई, नियोजन अर्थात होता है उसकी भर्ती करना या उसको शामिल करना के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए, अब उस जो सारी चीजें हुई भाड़े में लेकर उसके तहत कोई भी अपराध होगा तो उसको उसी प्रकार दंडनीय माना जाएगा मानो वह ऐसा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था। अर्थात ये अगर आपका ये अगर जो अनुच्छेद 150 के तहत की चीजें हैं तो आपकी सीधी सीधी वो 149 के तहत के कार्यों के बराबर उसको माना जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार आप अगर किसी सम्मेलन में शामिल हो जाते हो तो आप उसके सदस्य के तौर पे देखे जाएंगे। बात की बात यह होगी कि आप उसे भाड़े में आए या आपको किसी ने वचन दिया था या आप किसी नियोजन के चक्कर में आए। जैसे नियोजन के बातों को ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई निकाय है या कोई संस्था है तो उसका मालिक उसमें शामिल हो रहा है, तो आपका क्या है मालिक बुला रहे आप लोग को भी इसमें शामिल होना है, तो आपकी वहां पे जरूरत नहीं थी, तब भी आप अगर उसमें शामिल हो जाते या आप उसके वचनबद्धता के कारण या भाड़े के कारण या फिर उस मालिक के साथ आपके जो संबंध है उसके नियोजन के कारण आप अगर उसमें शामिल होते हो तो आपको ही माना जाएगा कि आप उस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के तौर पे कार्य कर रहे थे। क्लियर है? फिर आपका जो एक सौ इक्यावन है, धारा 151 भारतीय दंड संहिता की, ये बताता है 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। तो हमने जो पूर्व में पढ़ा था 145 पढ़ा था कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य को अगर इसका समादेश दे दिया गया है बिखर जाने का और उसमें आप बने रहते हैं तो उसके बारे में सेम वही चीजें आपकी इसमें भी है। जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, ऊपर देखते हैं 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिया जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना, कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जो जमाव है अर्थात जो विधि विरुद्ध जमाव है वो बिखर जाने का आदेश समादेश दिया गया है, संप्रभु के द्वारा कोई आदेश दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आप यह सबकी वॉइस नहीं आ रही है। आप भी उसमें
उसमें जाने के बाद भी आप क्या है, बने हुए रहते हो, तब वैसे मामले के बारे में आपका धारा 151 कहता है कि जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में जिससे लोक शांति में विघ्नकारी होना संभाव्य हो, जिसमें लोक शांति में विघ्नकारी होना संभाव्य हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का क्षमादेश विधि पूर्वक दे दिया जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण है, यदि जमाव धारा 141 के अर्थ के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव हो तो अपराधी 145 के अधीन दंडनीय होगा। अभी क्लियर है? आवाज मैसेज करके बता दो। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको जो बोल रहा है 151, वो आपको बता रहा है 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का आदेश। ठीक, तो ये जो जमाव है वो पहली बात तो है कि उसमें विधि विरुद्ध नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्पष्टीकरण जो एक में कहता है कि यदि जमाव विधि विरुद्ध जमाव होगा तो वो 141 के अंतर्गत आ जाएगा, और 141 के अंतर्गत आएगा तो उसका जो दंड है वो आपको 145 में दिया गया। लेकिन अगर वो केवल 5 लोगों का जमाव है जो विधि विरुद्ध नहीं, लेकिन उसका क्या है कि वो उनका कार्य कि उसमें लोक शांति में विघ्न कारित होने की संभावना हो। ठीक है, कि 5 लोगों से अधिक लोग मिले और उनका जो कार्य होता है वो लोक शांति में विघ्न डालने वाला हो जाए या ऐसा संभव हो जाए, और उस जमाव को क्या है, बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिया जाने पर या जानते हुए कि सम्मिलित होगा या बना रहेगा, तो वहां दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसके भी 6 माह की होगी। ठीक है, तो 5 या 5 से अधिक लोग हों जो विधि विरुद्ध जमाव नहीं, केवल वो एक जमाव है, और उस जमाव से क्या हो रहा है, आपका लोक शांति में विघ्न होगा, और उस लोक शांति विघ्न कारित होने की संभावना बन रही है, तो उस जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिया जाता है। लेकिन उस आदेश के बावजूद अगर व्यक्ति वहां से नहीं हटते तो वो उनको क्या होगी, 6 माह तक की सजा होगी, साथ में जुर्माना या दोनों हो सकती है। लेकिन यदि वह विधि विरुद्ध जमाव होगा तो उसके लिए जो आपका 141 के तहत तो परिभाषित है, तो उसके लिए दंड आपके 145 के अधीन होगा। तो इस समय समझते, जहां कोई धार्मिक जुलूस शांतिपूर्वक वैधानिक ढंग से जा रहा हो तो उसे केवल इस आधार पर तितर बितर हो जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि किसी अन्य धर्म के समर्थकों ने मजिस्ट्रेट से उस जुलूस के कारण लोक शांति भंग होने की आशंका व्यक्त की हो। सच तो यह है कि ऐसे मामले में विरोधी पक्ष को भी विधि विरुद्ध जमाव निर्मित करने के लिए दोषी मानकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें एक मामला था आपका कप्पे गवाडा बनाम सम्राट का, 1954 का ये मामला था, कप्पे गवाडा बनाम सम्राट का। इस मामले में क्या हुआ कि कुछ व्यक्तियों का एक गुट शांतिपूर्वक अपने खेत की पैदावार काट रहा था तथा पुलिस निरीक्षक द्वारा उसे काम बंद करके बिखर जाने के लिए कहा जाने पर उस गुटों के सदस्यों ने उसके आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कि कुछ लोग क्या है कि अपने खेत में काम कर रहे थे, खेत में 5-7 लोग तो काम करते ही है ना, तो 5 से अधिक लोग थे जो क्या कर रहे थे, फसल काटने का काम कर रहे थे। वहां पे पुलिस निरीक्षक पहुंचा और उसने वहां पे काम करने के लिए मना किया और वहां से हट जाने का आदेश दिया। लेकिन क्या हुआ कि लोग उससे इनकार कर दिया और वहां से नहीं हटे। और जो पुलिस ने जो ये आदेश दिया था वो केवल इसलिए दिया था कि जो उसके विरोधी थे, जो वहां पे जो कटाई कर रहे थे, उनके विरोधी जो दूसरा जो ग्रुप था, उन्होंने उस खेत में कटाई के प्रति आपत्ति उठाई थी या विरोध उठाया था। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अधीन प्राधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा न दिए जाने के कारण अभियुक्तों को धारा 151 के अंतर्गत सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता। तो धारा 151 लागू होने के लिए आवश्यक है कि जमाव को तितर बितर या हटाए जाने के लिए जो समादेश विधि द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो। तो यहाँ पे जो समादेश है वो विधि पूर्वक और विधि द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा होना चाहिए।
और जो ये इस केस में था कि आपका कप्पे गवाडा बनाम सम्राट के, तो इसमें विरोधी पक्ष के की बातों पर आके पुलिस निरीक्षक ने यह आदेश दिया था कि आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन उनका आदेश क्या था, उनका जो कार्य था ना विधि विरुद्ध था, ना वो किसी लोक शांति को विघ्न डालते थे, और ना ही जो वो आदेश था, ठीक है, जो विधि पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया, वो आदेश क्या था, विधि पूर्वक नहीं था। तो उस आदेश की अवहेलना उन लोगों ने की, तो उसके लिए उनको 151 के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। क्लियर है? फिर आपका 152, लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। तो यहाँ पे 152 जो आपका क्या है, लोक सेवक के संबंध में है कि लोक सेवक क्या कर रहा है कि बलवा इत्यादि को दबा रहा है, अर्थात उसको जो बलवा हो रहा है, बलवा किससे में बताया गया आपका धारा 146 में, ठीक है। तो बलवा का जो की प्रक्रिया चल रही है या बलवा जैसा कार्य हो रहा है, तो उसको क्या कर रहा है लोक सेवक, उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, और उस रोकने के प्रयास में उस पर हमला करना या उसको बाधित करना। कि यदि कोई लोक सेवक कार्य कर रहा है बलवे को दबाने के उद्देश्य से या उसको रोकने के उद्देश्य से, तो आप किसी व्यक्ति के द्वारा क्या है उसी लोक सेवक पर हमला करना या उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ताकि बलवा रुक सके, तो उसमें बाधा पहुंचाना की चीज है। तो ये 152 में बताया गया। तो क्या कहता है कि जो कोई किसी लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाओं के बिखरने का या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमला की धमकी देगा। यहाँ पे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से याद रखेगा, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा, ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये आपका क्या है कि किसी लोक सेवक के द्वारा कोई विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने का या बलवा या दंगा जो हो रहा है, तो 3 चीजें दी गई है यहाँ पे सीधा आपको याद रखना है। 152 जो आपकी धारा है, ठीक है, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि किसी लोक सेवक के कार्यों को बता रहा है कि उसके कार्य क्या है कि वो विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने का या जो बलवा या दंगा हो रहा है। तो विधि विरुद्ध जमाव आपका कितने में दिया गया है, फिर से याद दिला रहे हैं 141 में, बलवा आपका दिया 146 में और आपका दंगा दिया 159, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अपराध हो रहा है उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे लोक सेवक के नाते वो लोक सेवक है तो अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहा है, तो उस पर यदि कोई हमला करता है या करेगा या हमले की उसको धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा या करने का प्रयत्न करेगा। अर्थात ये है कि कोई भी जो विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है या बलवा हो रहा है या दंगा हो रहा है, उसको रोकने का जो क्या है लोक सेवक प्रयास कर रहा है, उस प्रयास के प्रति आप अगर लोक सेवक के ऊपर कोई व्यक्ति हमला कर देता है या कोई उसको धमकी देता है उसको ना रोकने के लिए, उसको रोकने के प्रति, या वह जो कार्य कर रहा है उसमें बाधा डाल रहा है या बाधा डालने का प्रयत्न कर रहा है या कोई क्या लोक सेवक पर ही आपराधिक बल का प्रदर्शन कर रहा है या उसको धमकी दे रहा है कि अगर तुमने यहाँ पे अगर इस बलवे या दंगे को रोकने का प्रयास किया तो आपको मार देंगे, आपके परिवार को मार देंगे या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का उसको आपराधिक बल का प्रयोग करे अब उसी लोक सेवक होगा, तब जो आपका वो कार्य होगा या वह कार्य कौन सा जो अपराध होगा उसके लिए आपकी जो दंड की अवधि होगी वो 3 वर्ष तक हो सकेगी, साथ ही साथ या जुर्माना होगा या दोनों से आपको उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 152 क्यों रखा गया कि ये लोक सेवक जो होते हैं, ये जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनको क्या है जो अपने कर्तव्य जो उनको दिए गए उनका वह बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन कर सके या जो उनकी ड्यूटी है उसको अच्छी तरह से वो निभा सके। और यदि उनके जो ड्यूटी में कोई बाधा पहुंचाता है या उनके दायित्व कर्तव्य में कोई बाधा पहुंचाता है तो उसको 152 के तहत इसको 3 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है।
और ये जो कारावास है वो किसी भी भांति का हो सकता है, अर्थात वो कठोर और साधारण दोनों हो सकता है। ठीक है, फिर 153 देख लेते हैं कि बलवा करने के आशय से स्वरीति से प्रकोपन देना। तो ये क्या कह रहे हैं कि यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा ना किया जाए, जो कोई अवैध बात के करने या किसी व्यक्ति को परिद्वेष या स्वरीता से प्रकोपित इस आशय से यह संभव जानते हुए करेगा कि ऐसा प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा, यदि ऐसा प्रकोपन परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से। यदि बलवे का अपराध ना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये आपका क्या बताता है कि 2 बातों को बताता है कि बलवा करने के आशय से स्वयं से प्रेरित, स्वयं से प्रकोपित देना। ठीक है, यदि बलवा किया जाए के बारे में बोलता है, यदि बलवा ना किया जाए, इन दोनों के बारे में ये बताता है। तो आपका जो बलवा ना किया जाए उसके बारे में क्या कह रहा है कि बलवा करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को बिना किसी औचित्य के प्रयोजित करना एक गंभीर अपराध माना गया है। इस धारा में प्रयुक्त स्वैरिकता से आशय दुस्साहसपूर्व या बिना सोचे समझे कार्य करने से है। जो यहाँ पे शब्दावली दी गई है स्वैरिकता, तो उसका आशय होता है दुस्साहसपूर्व या बिना सोचे समझे कार्य करना। और यदि कोई व्यक्ति परिणाम की परवाह किए बिना दुस्साहसपूर्व या बिना किसी औचित्य के या दुर्भावनापूर्वक ऐसा कोई अवैध कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को बलवा करने के लिए उत्प्रेरित करता है, और यदि उसके परिणाम स्वरूप बलवा हो जाता है, ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि स्वैरिता से प्रकोपित करता है, अर्थात दुस्साहसपूर्ण, बिना किसी डर के, है ना, या बिना किसी औचित्य के, वो क्या कर रहे हैं, सामने वाले को प्रकोपित कर रहे हैं कि आप बलवा करो। तो यदि वो बलवा कारित हो जाएगा तो उसको 1 वर्ष तक की सजा होगी। और यदि वो ऐसा उस क्या कर रहा है, वह प्रकोपन देता है या वो दुस्साहस पूर्वक किसी को प्रकोपित करता है कि आप ऐसा कार्य करो, और उस कार्य से अगर बलवा नहीं हो तो उसको जो प्रकोपित किया उसके लिए वो क्या होगा, 1 से उसको 6 माह तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए एक मामला है आपका इंद्र सिंह बनाम राज्य के वादों का। ये आपका 1962 का मामला था। इसमें क्या होता है कि जो अभियुक्त था वह जो झंडा फहराया जाता है या ध्वजारोहण जो होता है, तो उसके बाद ध्वज की डोरी की गांठ ढीली करके झंडे को नीचे गिराकर रौंद डालता है। ठीक है, कि ध्वजारोहण जो होते रहता है उसमें क्या करता है, तो वह झंडे को नीचे गिराकर उसको रौंद देता है। तो अभियुक्त को धारा 153 के अंतर्गत दोषी माना गया, क्योंकि इसके द्वारा जानबूझकर ध्वजा को अपमान करके वहां उपस्थित लोगों की भावना को भड़काने का कुकृत्य किया गया था। ठीक है, फिर इसी तरह एक नामी बनाम राज्य का मामला था 1936 का। इस मामले में क्या होता है कि गांव के सवर्णों के विरोध के बावजूद दलित वर्ग के एक दूल्हे दुल्हन की बारात पालकी में बैठाकर निकाली गई, जिसके कारण बलवे की स्थिति उत्पन्न हो गई। न्यायालय ने धारित किया कि दलित द्वारा वर वधु को पालकी में बैठाकर बारात निकाला जाना कोई अवैध कृत्य न होने के कारण अभियुक्त को धारा 153 के अंतर्गत दोषी नहीं माना जा सकता। तो आपको ये समझ आ गया होगा, यदि आप दुस्साहसपूर्वक कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करता है कि आप बलवा करो, तो उसके लिए जो दंड की व्यवस्था वो 101 साल की है। और यदि उसका दुष्प्रेरण के बावजूद अगर वो बलवा नहीं होता तो उस दुष्प्रेरण के लिए ही वो केवल उसको 6 माह तक की सजा हो सकती है। तो आज हम यहाँ तक की चीजों को देखते हैं। अब बाकी जो आपकी जो धारा 153 का है इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। जिसको कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है।